एक कहानी है वोंग की, जो कि एक नल्ला बेरोजगार लड़का होता है। पर एक दिन उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ये बताती है कि वो उसे पसंद करती है। जिसके बाद तो वोंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर उस लड़की को पसंद करने वाले दूसरी लड़की वोंग पर गुस्सा होकर उसे कूदकर पानी में फेंक देती है। लेकिन पानी में कुछ ऐसा होता है जिससे वोंग को बेहिसाब ताकतें मिल जाती हैं। तो क्या वोंग इन ताकतों के साथ अपनी और अपने प्यार की हिफाजत कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक गेम खेल रहे थे। इस गेम में इन लकड़ी के पीसेस को निकालते हुए जो इस पूरे टावर को गिरा देगा उसे ट्रुथ या डेयर में से एक चुनना होगा। और यहाँ पर हमारी मेन हीरोइन याओ से ये टावर गिर जाता है। ये सब फैसला करते हैं कि याओ को यहाँ पर ट्रुथ चुनना होगा, यानी कि अब जो उससे पूछा जाएगा उसे उसका सही जवाब देना होगा। उससे उसकी क्रश का नाम पूछा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वोंग भी यही होता है। प्लस मैं बता दूं कि ये याओ का बचपन का दोस्त है। यहाँ पर बैठा एक हैंडसम लड़का कहता है, मुझे पूरा यकीन है याओ को वोंग जैसे बेवकूफ लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसे तो कोई मुझ जैसा हैंडसम सा लड़का पसंद आएगा। जिसके बाद याओ की दोस्त उससे पूछती है कि बताओ ना तुम्हारा क्रश कौन है। हमारा वोंग यहाँ काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है और इसके बाद याओ शर्माती हुई अपने क्रश का नाम देती है वोंग। हैंडसम से लड़की को यकीन ही नहीं होता कि ये क्या बात कर रही है। बयाओ यहाँ बिल्कुल सच बोल रही है। उसे बचपन से ही वोंग बहुत पसंद है। अब भाई की खुशी का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं आता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि याओ को पसंद करने वाला एक और लड़का वोंग को पटवा रहा है। क्या वह चिरकुट तू जीते हुए थक गया है क्या? दोस्त लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकता है जिसे हमारे बिग ब्रदर पसंद करते हैं। वोंग कहता है क्यों ना हम इस बारे में बैठकर बात करें। वैसा दोस्तों ये है वो बिग ब्रदर जो याओ को पसंद करता है। इसका नाम है जुन और ये एक नंबर का छपरी है। यहाँ ये गुंडे मवानी वोंग को और पीक में छापी थे। और तभी जो जुन होता है वो याओ को फॉलो करता है। वो उसे लाइव दिखाता है कि वोंग किस तरह से पिट रहा है। वोंग चिल्लाकर कहता है ये मामला हम दोनों के बीच का है, तुम याओ को बीच में क्यों घसीट रहे हो। लेकिन उसके ऐसा बोलने की वजह से जो ये गुंडी छपरी होती है ये सब पीटने लगते हैं। तभी जुन कहता है कि अबे वोंग तेरे को ज्यादा मस्ती सूझ रही है। यहाँ खबरदार जो अगली बार याओ के करीब भी दिखा। वहीं याओ को वोंग की बहुत चिंता हो रही थी। पर तभी वोंग कहता है जुन मैं तुझे याओ के कभी करीब नहीं आने दूंगा। और इसके बाद वोंग अपना सिर इस छपने के मुंह में दे मारता है। लेकिन उसके ऐसा करने से वो नीचे नदी में गिर जाता है। और यही भी जुन के हाथ से वोंग का फोन भी पानी में गिर जाता है। जुन कहता है फिर तो सच में मर गया, तू अब क्या करे। मैं तो सिर्फ मारने की बात मजाक में कहना था। दोस्तों जो वोंग होता है अब वो पानी में डूबने लगा था। वो याओ को याद करते हुए कहता है मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि नौ सर्टी की हिफाजत कर सकूं जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था। तब किसी बच्चे के उसे परेशान करने की वजह से वो उससे डरकर वहां आया था। और इसी वजह से बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। और इसीलिए बेचारा वोंग बारिश में अकेला बैठा हुआ था। पर कभी उसके पास याओ आती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों छुपी हो, क्या तुम अपना काम नहीं करना चाहते? वोंग कहता है ऐसा नहीं है, नर्म कर जा रहा हूँ। पर कभी याओ देखती है कि वोंग को हाथ में थोड़ी चोट लगी है। वो कहती है मुझे जरा ही चोट दिखाना। लेकिन इससे वोंग थोड़ा हड़बड़ा जाता है। और इसके बाद याओ वोंग के हाथ पर बैंडेज लगा देती है। और शायद यही वो पल था जिसके बाद से वोंग याओ को पसंद करने लगा था। जिसके बाद बारिश भी कम जाती है और ये दोनों एक साथ घर चली जाती हैं। यही सब याद करते हुए वोंग इस वक्त पानी में डूब रहा था। पर तभी उसे पानी के अंदर कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो उस चीज के पास जाकर उसे उठाता है। ये एक क्यूब होता है। पर अब ही पल में ये क्यूब चमकते हुए वोंग के शरीर के अंदर चला जाता है जिससे वोंग को बहुत तेज दर्द होने लगता है। और अगले ही पल में वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है एक अलग ही डायमेंशन जैसी जगह में। वोंग अपने चारों ओर देख सोचता है कहीं मैं मर तो नहीं गया हूं ना। लेकिन तभी उसे एक आवाज पकाती है कि ये आपका एक टेलीपोर्टेशन एरिया है, आप जब चाहें यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ सकते हैं। साथ ही आप 15 मीटर के दायरे में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और इसके बाद वो सीधा टेलीपोर्ट होकर यहाँ आसमान में पहुंचता है। पर यहाँ आसमान से वो नीचे नहीं गिरता। वो देखता है कि जुन और बाकी की छपरी उसे पानी में ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर वोंग यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन तभी जब कोई एहसास होता है जैसे आसमान में कोई था। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर अपनी स्कूल क्लास में पहुंचता है। तभी फिर से उसके सिस्टम की आवाज उसे सुनाई देने लगती है। इससे पहले कि वो उस सिस्टम से कुछ पूछता उस जगह पर कोई सामने लगता है। वो शख्स इस क्लासरूम में आता है
और यहाँ उसे काफी सारा पानी नजर आता है। ये शायद से कोई सिक्योरिटी गार्ड है। वही हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट होकर अपने घर आ चुका है और उसने नहा भी लिया है। जिसके बाद उसे याओ का कॉल आता है। याओ चिल्ला कर कह रही है, बेवकूफ, इतनी देर पे फोन उठाया तुमने, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, हमें उस चुम की कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए। पर वो क्या कहा है, हमें जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद आज बहुत सारी चीजें हुई हैं, तुम वहां आराम कर लो। जिसके बाद मोंग याओ का कॉल काट देता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ मुझे वो याओ को नहीं बताना चाहिए, वरना वो भी खतरे में आ सकती है। पर तभी फिर से वोंग को वही आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसे अपने अंदर से सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो क्यूब उसके शरीर के अंदर ही था। और अगले ही पल में हवा में उड़ता हुआ वोंग यहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे बचता है बस एक छोटा सा क्यूब। वोंग फिर से उस अदर डायमेंशन में आ चुका है। फिर से वही आवाज वोंग को बताती है कि आपको जो क्यूब मिला वो कोई मामूली क्यूब नहीं था और अब आप ही इस क्यूब के मास्टर हैं और इस क्यूब का नाम है द अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम। वो उनको बस समझ ही नहीं आता कि क्या अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम। सो वो आवाज उसे बताती है कि वो इस वक्त इस छोटे से क्यूब के अंदर है और इस क्यूब के अंदर एक अलग ही डायमेंशन मौजूद है। ये जान वो कहता है, मतलब तुम्ही ने मुझे इतनी बार एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट किया, यू नो। वो आवाज कहती है हाँ, और इसके अगले ही पल में वो हवा में उड़ने लगता है और वो आवाज उससे कहती है, अब आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपको इस दुनिया का राजा बनाऊंगा। और अब जब वोंग अपनी आंखें खोलता है तब वो खुद को हवा में उड़ता हुआ पाता है। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि अब आप यहाँ से 8 मिनट बाद ही टेलीपोर्ट हो पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ने ऑटोमेटिक एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर लिया है। जिसके बाद वो वही बैठकर सिस्टम से पूछता है, मैं अपनी मर्जी से किसी जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो सकता हूँ। सिस्टम बताता है कि आपको माइक्रोवेव रेडिएशन को सेंस करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको अपनी आंखों का नहीं बल्कि अपनी कोड का यूज करना होगा। और दोस्तों ऐसा करके वोंग 15 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी चीज को देख सकता है। जिसके बाद वोंग इसका इस्तेमाल करके किसी के घर को देखना शुरू करता है। उसे हर एक चीज बिल्कुल सही ढंग से दिखाई दे रही थी और ऐसे ही वो कंसंट्रेट करते रहता है। पर तभी अचानक एक बिल्ली वोंग की एनर्जी को भांप लेती है। जिसके बाद वोंग खुद को किसी डायमेंशन के अंदर पाता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका है क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। और अचानक ही वोंग को सीने में दर्द होता है और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। और फिर जब उसे होश आता है वो खुद को अपने कमरे में पाता है। वो समझ चुका है कि इस ताकत का इस्तेमाल करना आसान नहीं होने वाला। अभी वोंग को अपने बदन में ये छोटा सा क्यूब नजर आता है। वोंग पूछता है, तुम कहाँ से आ गए? सिस्टम बताता है कि अगर वो वोंग के शरीर में रहा तब वो लगातार उसकी एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा और अगर वोंग की मौत हो जाती है तब ये सिस्टम भी गायब हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वोंग उस ट्यूब को उठाकर उससे पूछता है, तो क्या मैं एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ? वो कहता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वोंग गूगल पर सर्च करता है इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर इस क्यूब को बनाया किसने है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी वो देखता है कि उसे याओ का मैसेज आया है जहाँ वो कल उसे लंच के लिए इनवाइट कर रही है। ये मैसेज पर वो बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो यहाँ कसम खाता है कि अब वो किसी को भी याओ को परेशान नहीं करने देगा। हे सिस्टम, मुझे बताओ कि मैं किस तरह अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो एनर्जी जेम्स को एब्सॉर्ब करेगा तो उससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। सरल शब्दों में इन्हें पत्थर चाहिए होंगे क्योंकि पत्थर इस दुनिया में सबसे पुरानी मैक्रोस्कोपिक मटेरियल है। साथ ही वोंग को ये भी पता चलता है कि उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए वो मामूली पत्थरों का भी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उन्हें भी एनर्जी होती है। लेकिन असल मायनों में अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे स्पेशल जेम्स खाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए वोंग के घर पर मौजूद क्रिस मैकाइक, साथ ही वोंग की माँ की सबसे ज्यादा प्यारी डायमंड रिंग। वोंग का दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगी चीजें होती हैं। सो तभी सिस्टम वोंग को एक और जेम के बारे में बताता है जो वोंग के गार्डन में मौजूद है। सो अब वोंग तैयार होकर एब शॉवर के साथ टेलीपोर्ट होकर बाहर गार्डन में आ जाता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी है ताकि वो हमेशा याओ की हिफाजत कर पाए। लेकिन अब वो सिस्टम से पूछता है कि वैसे वो जेम कहाँ है। सो सिस्टम बताता है जो सिर्फ जेम को डिटेक्ट करने के लिए आपको माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करना होगा। रेडिएशन का यूज करना होगा। सो वोंग बिल्कुल ऐसा ही करके उस जेम स्टोन को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे एक पेड़ के नीचे वो जेम स्टोन दिख जाता है। फिर लेकिन उस स्टोन को निकालने पर वोंग को तो ये एक मामूली पत्थर ही रहता है। फॉर अगले ही पल में कुछ पलों के लिए ये स्टोन एनर्जी को रेडिएट करता है और इसके बाद वोंग फिर से अपने क्यूब डायमेंशन में आकर
उस जेम स्टोन को इस तरह से सिस्टम को खिला देगा है और सिर्फ इस जेम स्टोन से ही इस सिस्टम की पावर काफी बढ़ जाती है। वोंग को भी ये ताकत महसूस होने लगती है। लेकिन ये बस एक नो ऑर्डनरी जेम था। इस वोंग की ताकत के सिर्फ 2 पॉइंट्स ही बड़े हैं, लेकिन अब इस वोंग की फॉर्म पावर काफी इंक्रीज हो चुकी होगी और इसी तरह धीरे धीरे